सबसे पहले हमारा ये जनवरी 21 का पेपर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसमें सबसे पहले इसके स्टेट विद रीजन करेक्ट और इनकरेक्ट देखते हैं। इसमें है द लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क दैट द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट विल नॉट अफेक्ट द सैंपल साइज। जो सैम्पलिंग रिस्क है वो कभी भी अफेक्ट नहीं करता सैंपल साइज को, तो ये इनकरेक्ट है। एज पर एसए 530 ऑडिट सैम्पलिंग, जो लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क है द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट द सैंपल साइज रिक्वायर्ड, मतलब जितना लोअर रिस्क होगा, जितना लोअर रिस्क मैं एक्सेप्ट करूंगी सैंपल उतना ही बड़ा लूंगी, और जितना सैंपल साइज छोटा होगा रिस्क जो है वो रिस्क उतना बढ़ेगा, हायर होगा। उसके बाद सेकंड, द एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड द इंटरनल कंट्रोल इज लिमिटेड। दोनों का एरिया ऑफ कोऑपरेशन जो होता है वो लिमिटेड होता है, करेक्ट। कैसे लिमिटेड होता है? द एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड द इंटरनल ऑडिटर इज लिमिटेड by the fact that the statutory auditor and the internal auditor owe their allegiance to separate authorities, that the shareholder in one case and the management in other। एक केस में वही शेयर होल्डर होता है, दूसरे केस में वही मैनेजमेंट होता है। जो फॉर्मर होता है वो ये नहीं बोल सकता कि उसने मेरा काम यूज करके उसने मेरा काम यूज किया है, इसलिए मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, और एंड वाइस वर्सा। उसके बाद आता है थर्ड है हमारा according to SA 315 the objective of auditor is to identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error only at assertion level। ये सिर्फ assertion level पर ही नहीं होता, ये कहाँ पर होता है? फाइनेंशियल लेवल पर भी होता है। तो ये हमारा आ जाएगा इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू SA 315। The objective of auditor is to identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level। इसमें ये financial statement हमारा उसमें missing था। उसके बाद through the understanding the entity and its environment including the entity's internal control। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है there is inverse relationship between detection risk and combined risk। तो इनवर्स रिलेशनशिप तो है ही, ये तो हमें पता ही था कि द इनवर्स रिलेशनशिप जो होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिटेक्शन रिस्क में। अगर डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा तो कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क जो है वो कम होगा। तो इसके अंदर भी हमारा यही लिखा हुआ है इसमें कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिटेक्शन रिस्क एंड there is an inverse relationship between detection risk and combined level of inherent and control risk। for example when inherent and control risk are high, जब ये दोनों रिस्क हाई होंगे तो डिटेक्शन रिस्क हमारा लो होगा। तो एक्सेप्टेबल डिटेक्शन रिस्क नीड टू बी लो टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन। क्यों? क्योंकि हमें ऑडिट रिस्क को हम लो कर सकते हैं बट उसको जीरो नहीं कर सकते। तो लो लेवल पर लाने के लिए जो हमारा डिटेक्शन रिस्क है अगर वो कम है तो मतलब कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क जो है वो हमारा ज्यादा होगा। उसके बाद ऑन द अदर हैंड व्हेन इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क आर लो, जब ये दोनों लो होंगे तो ऑडिटर कैन एक्सेप्ट अ हायर डिटेक्शन रिस्क एंड स्टिल रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। हमें ऑडिट रिस्क को हम सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं लो लेवल पर, उसको हम जीरो नहीं कर सकते कभी भी। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर E। A company may distribute part of its profit during 2 annual general meeting as a dividend। वो डिविडेंड बांट सकता है 2 एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो इसमें हमारा करेक्ट है अ कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ इट प्रॉफिट ड्यूरिंग 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का जो भी होगा ड्यूरेशन, उसमें वो इंटरिम डिविडेंड जो है उसको डिक्लेयर कर सकता है। और कंपनी जो है वो डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड बिफोर द क्लोज ऑफ। तो अगर क्लोजिंग से पहले का टाइम है तो मतलब ड्यूरिंग दी वो एजीएम है ना, वो खत्म नहीं हुआ तो मतलब ड्यूरिंग दी एजीएम। तो ड्यूरिंग तो 2 एजीएम मीटिंग्स कंपनी जो है वो डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड। कंपनी वैसे जनरली डिक्लेयर कब करती है डिविडेंड?
बिफोर द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड फाइनेंशियल ऑफ द अकाउंट्स के फाइनेंशियल मतलब उसका वो पूरा कंप्लीट होने से पहले और अकाउंटिंग क्लोज करने से पहले। एंड इसमें सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है, इसके अंदर वो प्रोवाइड करता है बीओडी को पावर मिलता है तुम्हारा, ताकि इसमें जो बीओडी जो है वो डिक्लेयर करता है इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। कोई भी फाइनेंशियल ईयर का जो भी डिक्लेयर करना है इंटरिम डिविडेंड वो बीओडी करेगा एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 के अंदर। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ क्या बोलता है कि an auditor has to report on matters specified in section 143 subsection 1 of the Companies Act 2013। तो इसमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो ऑडिटर है वो कौन कौन से मैटर्स के ऊपर उसको मतलब 143 के अंदर उसको जितने भी इंक्वायरी के मैटर होते हैं उसको सारे मैटर क्या उसके रिपोर्ट के अंदर दिखाने होते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा नो, इनकरेक्ट। ऑडिटर को सारे मैटर्स तो दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन दिखाना होता है। हाँ, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का वो बोलता है कि अगर कोई स्पेशल कमेंट जब तक नहीं है तब तक कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मेरे को कोई स्पेशल चीज नहीं मिली उसके अंदर तो मुझे वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, तब तक मैं उसको अपने रिपोर्ट में नहीं दिखाऊंगी। अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज मिल गई है जिसके आंसर से मैं सेटिस्फाइड हूँ एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी, मैंने इंक्वायरी किया और उसका जो भी रिजल्ट आया मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो मुझे क्या करना है, नो फर्दर ड्यूटी टू रिपोर्ट दैट ही इज सो सेटिस्फाइड। मुझे कोई भी मेरी कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं दोबारा से उस रिपोर्ट के ऊपर वो जो इंक्वायरी को डालूं और मैं बोलूं कि इसका जब मुझे आंसर मिला था तो मैं सेटिस्फाइड हो गई उसके आंसर से। वो चीज मुझे अपनी रिपोर्ट में शो नहीं करनी। जो अभी भी डाउटफुल है, जिसका अभी भी मेरे को आंसर जो है वो नहीं मिला एज पर माई एक्सपेक्टेशन, तो मुझे उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 मुझे शो करना पड़ेगा। तो हाउएवर द ऑडिटर शुड मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर इन केस ही फाइंड आंसर टू एनी ऑफ दीज मैटर इन एडवर्स। अगर उसको लगा कि कोई भी मैटर जो है अगर उसका आंसर एडवर्स आ रहा है तो मैं उसको अपने रिपोर्ट के अंदर शो करूंगी। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में इसमें है इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन असेट इज ऑन फाइनेंस लीज। अगर हमने कोई भी असेट को फाइनेंस लीज पर लिया है, अगर हमने कोई भी असेट को फाइनेंस लीज पर लिया है तो लीज पेमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस तो हम ऑपरेटिंग लीज में दिखाते हैं हमेशा इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज पर SLM बेसिस ओवर द लीज टर्म। तो फाइनेंस लीज को कभी भी हम एक्सपेंस नहीं दिखाते, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि फाइनेंस लीज को हम कभी भी एक्सपेंस नहीं दिखाते। फाइनेंस लीज को हमें क्या दिखाना होता है हमेशा, किस किस तरीके से दिखाना होता है, या तो असेट या तो लाइबिलिटी। तो in case acquisition of an asset is an operating lease payment should be recognized as an expense। अगर मैंने asset को operating lease पर लिया है तो ही मैं उसको expense recognize करूंगी on the statement of P&L on SLM basis over the lease term। इन केस ऑफ एन असेट इज ऑन फाइनेंस लीज, अगर मैंने उसको फाइनेंस लीज पर लिया है तो मैं इंश्योर करूंगी ऑल द सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड incidental to ownership are transferred considering the indication as prescribed in AS 19। मतलब मैंने फाइनेंस लीज पर लिया है और उस फाइनेंस AS 19 के अंदर जो हमारे 5 कंडीशंस होते हैं, अगर वो 5 कंडीशन एज पर AS फुलफिल हो गया तो हमने असेट को एज पर AS 19 लिया है और AS मतलब वो फाइनेंस लीज के अंदर हमने उसको परचेज किया है। और अगर हम असेट को फाइनेंस लीज के अंदर परचेज करते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं हम लीज एज एन असेट एंड एज लाइबिलिटी। जो भी असेट हमने लीज पर लिया उसको असेट साइड शो करेंगे और जो उसकी पेमेंट होगी उसको हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। उसके बाद आ गया इनकरेक्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच क्या है, क्वेश्चन नंबर एच है हमारा शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाई दैट वेयर द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल cannot be identified is assumed to have duration of 15 months। तो इसको तो हमने कॉस्टिंग में ही पढ़ रखा है कि जो हमारा शेड्यूल 3 होता है, शेड्यूल 3 तुम्हारा मोर देन 12 मंथ नहीं मानता। हाँ, उसको हम 12 मंथ्स की ड्यूरेशन में अज्यूम
उसको हम 12 मंथ की ड्यूरेशन अज्यूम करते हैं, ना कि 15 मंथ की ड्यूरेशन हम अज्यूम करते हैं। तो इसमें हमारा ये आ जाएगा इनकरेक्ट एज पर शेड्यूल 3, इनकरेक्ट एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013, and operating cycle is the time between acquisition of asset, जब मैंने asset को purchase करा, acquire करा, और processing, या तो processing के time पर, and their realization in cash, मतलब अगर मैंने एक asset को जब से purchase करा, उससे जो भी processing हुई, उससे प्रोसेसिंग होने के बाद उसको सेल करा और उससे जो कैश आया, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जब मैंने एसेट परचेज करा, उससे प्रोसेसिंग करके जो भी माल बनाया, माल को मैंने सेल करा, सेल से मुझको पेमेंट आई, ये सारा का सारा हो गया हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस प्रोसीजर को होने में नॉर्मली हमारा ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 महीने में हो जाता है। हम अज्यूम करते हैं कि 12 मंथ्स, वो भी हमारा एक वो नहीं है कि फिक्स कि मतलब 12 महीने में ही होगा, बट ये हमारी अजम्पशन होते हैं। इट इज अज्यूम्ड टू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ, कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो मतलब 12 महीने ही होगा। बस ये हमारे सारे इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट कंप्लीट हो गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. इन अ system based audit, explain how test checking approach assist an auditor to form his opinion on the financial statement. मेसर्स, उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम बेस्ड ऑडिट, एक्सप्लेन हाउ टेस्ट चेकिंग अप्रोच असिस्ट एन ऑडिटर टू फॉर्म हिज ओपिनियन। टेस्ट चेकिंग किस तरीके से, हमने टेस्ट चेकिंग को एक्सप्लेन करना है कि जो टेस्ट चेकिंग अप्रोच होता है सिस्टम बेस्ड ऑडिट के अंदर, वो ऑडिटर को कैसे हेल्प करता है अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो इसमें हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट का आंसर है टेस्ट चेकिंग इन सिस्टम बेस्ड ऑडिट। ये हमने सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है, टेस्ट चेकिंग इन सिस्टम बेस्ड ऑडिट। उसके बाद हमारा आता है इसमें सिस्टम बेस्ड ऑडिट, system based audit is done by evaluating the accounting system and internal control। जो भी system based audit होता है वो कैसे होता है, इसमें हम सबसे पहले evaluate करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम को, अकाउंटिंग सिस्टम और आईसी को। हाँ, सबसे पहले हमने evaluate करा अकाउंटिंग सिस्टम को, उसके बाद हमने evaluate करा इंटरनल कंट्रोल को। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर अकाउंटिंग सिस्टम प्लस इंटरनल कंट्रोल। इन दोनों की इवैल्यूएशन जब हम करेंगे और असर्टेन करेंगे कि ये दोनों भरोसा करने लायक है, तो सबसे पहले इसकी इवैल्यूएशन करी, उसके बाद इसकी असर्टेन देखी कि ये दोनों रिलायबल है। रिलायबल कैसे भरोसा कैसे इस पे हम अपना लेकर आएंगे, इस पर हम ऑडिट टेस्ट लगाएंगे थ्रू ऑडिट टेस्ट। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन दी साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस का साइज है या नेचर है कंसर्न का, एंड अकाउंटिंग सिस्टम विल इनकॉर्पोरेट नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल टू प्रोवाइड एश्योरेंस दैट। अब इसमें सबसे पहले इसमें अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल का जो भी हमने देखना है कि रिलायबिलिटी है थ्रू ऑडिट टेस्ट करके इवेल्युएट करा अकाउंटिंग को और इंटरनल कंट्रोल को, उसके बाद असर्टेन करा है इसकी रिलायबिलिटी थ्रू ऑडिट टेस्ट। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस कंसर्न्ड एंड अकाउंटिंग सिस्टम विल इनकॉर्पोरेट। ये दोनों कब कैसे, हर कंपनी पे एक जैसा ऑडिट टेस्ट तो कर नहीं सकते, उस पर देखना पड़ेगा कि उसका साइज कैसा है, उसका नेचर कैसा है। फिर अकाउंटिंग सिस्टम विल इनकॉर्पोरेट नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसी वही इनकॉर्पोरेट करेगा कि नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल कैसे लगने चाहिए, और उसकी वजह से हमें इंटरनल कंट्रोल लगाकर हमें एश्योरेंस मिल जाएगी। वो एश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, 3 एश्योरेंस की, ये वाली 3 एश्योरेंस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है और इंफॉर्मेशन है वो सारी सही से रिकॉर्डेड है, तभी हम बोलेंगे उसका इंटरनल कंट्रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग है और अकाउंटिंग जो है वो उसकी सारी ओके है एकदम।
तो अकाउंटिंग उसकी ओके है और इंटरनल कंट्रोल उसका स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए 3 पॉइंट देखा। ऑल द ट्रांजैक्शन एंड इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिकॉर्डेड। फ्रॉड एंड एरर्स इफ एनी, अगर कोई भी फ्रॉड एंड एरर है तो इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स विल बी आइडेंटिफाइड, अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम ही वो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। जब मैंने अकाउंट्स बनाए तो तभी वो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। उसके बाद ऑल द असेट्स एंड रिकॉर्ड इन द लाइबिलिटीज, जितने भी असेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वो सारे के सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑल द असेट्स एंड द लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स डू एग्जिस्ट आर शोन एट करेक्ट अमाउंट, उसको हमने देखना है कि वो सारे एक्चुअल में होने चाहिए और बुक के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए एट अ करेंट अमाउंट्स पे। उसके बाद और भी जितने भी लीगल कंप्लायंसेस और स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है वो भी सारे फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद हमने देखना है इसके अंदर आफ्टर द ऑडिटर हैज असर्टेन द क्लाइंट्स अकाउंटिंग, जब भी ऑडिटर जो है वो असर्टेन करेगा क्लाइंट्स की अकाउंटिंग, आफ्टर द ऑडिटर after the auditor has ascertained the client's accounting system, he should assess it to satisfy the above mentioned requirements. The auditor therefore after evaluating internal control system tests the same to ascertain whether it is actually in operation, मतलब ऑडिटर जो है असर्टेन करेगा जब भी क्लाइंट की अकाउंटिंग सिस्टम को जब भी वो जाके चेक करेगा तो वो असेस करेगा, क्या असेस करेगा कि उसको ये 3 जो मैटर्स थे, ये जो हमने अभी 3 मैटर्स पढ़े, ये सारे के सारे 3 मैटर्स वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही से मेंशन है, सही से शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चीजों को वो जाकर जब भी क्लाइंट्स के ऑफिस में जाएगा तो वो ये 3 चीजें असेस करेगा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है बुक्स के अंदर वो सही से आ रखी है, मतलब रिकॉर्ड हुई है या नहीं, जो भी फ्रॉड एंड एरर्स है वो बुक्स को प्रिपेयर करते टाइम ही आइडेंटिफाई हो गए थे या नहीं, और जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज उसने रिकॉर्ड करी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एग्जिस्ट करती हैं सच में, और बुक्स में करेक्ट अमाउंट पर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। उसके बाद अपना आता है आफ्टर, ये सारा वो कहाँ पर जाकर चेक करता है, क्लाइंट्स की जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को असेस करता है तो वो ये सारी चीजें देखता है। उसके बाद हमारा आता है द ऑडिटर देयरफॉर आफ्टर इवैल्यूएटिंग, उसके बाद वो क्या करेगा, इवैल्यूएट कर लेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, टेस्ट द सेम टू असर्टेन वेदर इट इज एक्चुअली इन ऑपरेशन। इवैल्यूएट कर तो उसने पहले ही कर लिया, इवैल्यूएट अकाउंटिंग सिस्टम को और अकाउंट और इंटरनल कंट्रोल को, इन दोनों को जब उसने ऊपर ही इवैल्यूएट कर लिया था, यहाँ पे उसने ये दोनों सिस्टम बेस्ड ऑडिट को उसने यहाँ पर इवैल्यूएट कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया अकाउंटिंग सिस्टम को और इंटरनल कंट्रोल को। तो जब उसने यहाँ पर भी इसको देयरफॉर आफ्टर इवैल्यूएटिंग करने के बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वो टेस्ट करेगा द सेम टू असर्टेन वेदर इट इज एक्चुअली इन ऑपरेशन, क्या वो सच में ऑपरेशन में ऑपरेट भी हो रहे हैं, कि अगर कंपनी के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ है तो सच में वो सीसीटीवी चल भी रहा है या वैसे ही सिर्फ लटका के रखा हुआ है। पहले इवैल्यूएट करा कि देखा कि इंटरनल कंट्रोल के लिए चीजें लगी हुई हैं या नहीं, वो इवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद क्या देखना है कि जो चीजें लगी हुई हैं क्या वो एक्चुअल में इन ऑपरेशन है भी या नहीं, मतलब वो काम भी कर रही है या नहीं कर रही। फॉर दिस पर्पस he assorts to actual testing of the system in operation। उसके बाद उसने क्या करा, उसने assorts करा to actual testing of the system in operation, कि वो सारे जो भी है वो एक्चुअल में मतलब काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक्चुअली वो सिस्टम वर्किंग है या नहीं है। दिस इज डन ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस। अब वो सारे के सारे अगर एक कंपनी के अंदर 1000 लगे हैं सीसीटीवी तो मैं 1000 के 1000 चेक नहीं करूंगी, मैं उसको सिलेक्टिव बेसिस पे चेक करूंगी, इसलिए मैं अडॉप्ट करूंगी टेस्ट चेकिंग टेक्निक। इसी को बोलते हैं कि टेस्ट चेकिंग कर लो, क्योंकि हमें पता है कि टाइम लिमिट कॉन्स्टेंट्स होता है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग होती है इसके अंदर, तो हम सारी चीजों को इकट्ठा चेक नहीं कर सकते, हम उसमें टेस्ट चेकिंग लगाएंगे। तो ही प्लान दिस टेस्टिंग सच, और वो ऐसे भी नहीं करेगा कि मैं कोई भी रैंडमली जाकर चेक कर दूं, वो उसके लिए इस तरीके से टेस्टिंग का मैनर प्लान करेगा जिससे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो कवर्ड हो जाए। इंपॉर्टेंट एरियाज मतलब ये 3 चीजें कवर्ड हो जाए उसके अंदर, कि सारी इंफॉर्मेशन भी बुक्स में रिकॉर्ड हो, फ्रॉड एंड एरर जो भी अगर आई हो तो वो पहले ही आइडेंटिफाइड हो जाए, और सारे असेट्स और लायबिलिटीज जो भी बुक्स में एग्जिस्ट करती हैं उसको हमने करेक्ट अमाउंट पे दिखाना होना चाहिए। तो द टेस्ट चेकिंग इज डन बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल टेस्ट एंड बाय ऑडिटिंग इन डेप्थ। अब टेस्ट चेकिंग को कैसे कर सकते हैं हम, अप्लाई करके
प्रोसीजरल टेस्ट और ऑडिटिंग इन डेप्थ। ये दोनों करके हम अपना इसको प्रोसीजरल टेस्ट को म्यूट कर ले। इसको हम करके प्रोसीजरल टेस्ट और ऑडिटिंग इन डेप्थ करते हैं। उसके बाद है this approach is adopted in system based audit which is modern audit approach। ये जो हमारा अप्रोच होता है, इसी अप्रोच को, सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच को ही हम मॉडर्न ऑडिट अप्रोच भी बोलते हैं। इस अप्रोच को हम मॉडर्न ऑडिट अप्रोच भी बोलते हैं। This approach is adopted in system based audit which is modern audit approach। The system based audit approach begins by evaluating the accounting system and internal control। ये जो सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? इसमें सबसे पहले हम इवेल्युएट करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम्स को एंड इंटरनल कंट्रोल को। सबसे पहले हमने इवेल्युएट करा अकाउंटिंग सिस्टम, उसके बाद सबसे पहले हमने इवेल्युएट करा अकाउंटिंग सिस्टम को एंड इंटरनल कंट्रोल्स को, एंड देन बाय टेस्टिंग देम टू असर्टेन देयर रिलायबिलिटी। उसके बाद हमने टेस्ट करा, असर्टेन करी उसकी रिलायबिलिटी को। बाय दिस द ऑडिटर फर्स्ट एस्टेब्लिशेस हाउ रिलायबल द सिस्टम इज। इसके लिए सबसे पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम कितना रिलायबल है। इसके लिए उसको चेक करना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम कितना रिलायबल है by testing them to ascertain their reliability। By this the auditor first establish how reliable the system is and then decide how much detailed checking। पहले मेरे को देख लिया कि कितना भरोसे लायक है हमारे पास सिस्टम, उसके बाद हम देखेंगे कि अब इतना भरोसे लायक है तो इसमें डिटेल चेकिंग कितनी करनी पड़ेगी मेरे को, ट्रांजैक्शन की, असेट की वेरिफिकेशन और लाइबिलिटी ही मस्ट बी अंडरटेकन। अगर सारा कुछ इंटरनल कंट्रोल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इंटरनल कंट्रोल हमारा स्ट्रॉन्ग है और अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो भी बहुत सही तरीके से मेंटेन करी हुई है, तो मेरे को पता है कि मेरे को इसमें चेकिंग जो है मेरे को वो बहुत कम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, इसको कर्टेल कर दूं, इसको मतलब हटा दूं कि मुझे कुछ नहीं करना, सब एकदम ठीक है, ऐसा नहीं कर सकती मैं। मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना डिटेल चेकिंग को कर्टेल कर दूंगी, कम कर दूंगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सिलेक्टिव बेसिस पे मैंने टेस्ट चेकिंग लगा दिया। However, checking cannot be completely eliminated। लेकिन मैं चेकिंग को कभी भी completely eliminate नहीं कर सकती। It can only be scaled down। इसको मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ। Scale down मतलब छोटा बड़ा कर लो, थोड़ा कम चेक कर लो, थोड़ा ज्यादा चेक कर लो। If of the system is satisfactory, in case the initial evaluation itself show weakness। अगर स्टार्टिंग में ही चेक करते टाइम मेरे को शो हो रहा है कि यहाँ पर बहुत वीकनेस है भाई, मतलब यहाँ पे तो हर चीज गलत निकल कर आ रही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सीसीटीवी सिर्फ पूरे 2-4 फ्लोर की बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीसीटीवी लगा रखा है एंट्रेंस पे बस, बाकी कहीं पर अंदर, कहीं कैश के ऊपर जहाँ पर कैश कलेक्शन हो रहा है वहां पे सीसीटीवी होना चाहिए था, वहां पे सीसीटीवी नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि इटसेल्फ शो वीकनेस, वहां पे इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस मुझे दिख रही है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी सारी चीजें मेंशन नहीं करी हुई, वहां पर भी बहुत सारी चीजें ओमिटेड है, बहुत सारी चीजें सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स ऐसे मतलब छुपा रखी है। तो एक्सटेंसिव चेकिंग करने की मुझको यहाँ पर जरूरत होगी, क्योंकि चीजें जो है इनवेरिएबली भी अंडरटेकन, वहां पे जो चीजें हैं उसमें वेरिएंसेस आ रहे हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। आई होप इतना समझ में आया हो। हाँ आ गया यार। अब मैं थोड़ा सांस ले लेती हूँ। ले लो।